हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 16 चल रहा है बायोलॉजी में हमारा पादप ऊतक संवर्धन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊतक संवर्धन के चरण। हमने पढ़ा था ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, इसके चरण हम पढ़ेंगे। ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं? किसी भी पादप के किसी भाग का संवर्धन माध्यम से के प्रयोग से नए पादप का निर्माण करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। किस प्रकार से ये प्रक्रिया होगी? पहला है इसमें शून्य चरण। जिसका पहला चरण होता है वो होता है शून्य चरण। इस चरण को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, किसी भी पादप का जो भाग कर्तूतक हमने लिया है, जिसका हमें क्या करना है, ऊतक संवर्धन करना है, उसका निर्जीवीकरण करना आवश्यक है। निर्जीवीकरण हमने बताया था क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। पहले उसका निर्जीवीकरण किया जाएगा और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्तोतक का चयन करना पड़ेगा। जिस उद्देश्य से हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें जड़ का निर्माण करना है और किसी पादप के तने का निर्माण करना है, पराग कणों का निर्माण करना है, अगुणित कोशिका लेनी है या त्रिगुणित कोशिका लेनी है, किस आधार पर हम जो प्रयोग कर रहे हैं उस उद्देश्य के आधार पर पहले हमें कर्तोतक का चयन करना होगा। तो हमारा पहला पॉइंट है कर्तोतक का चयन एवं पूर्व उपचार। कर्तोतक का चयन प्रायोगिक आवश्यकताओं व उद्देश्यों को ध्यान में रख के करते हैं। यानी कि जो हमारा उद्देश्य है प्रयोग करने का, उस उद्देश्य और आवश्यकता को ध्यान में रख के हमने कर्तोतक का चयन कर लिया। चयनित कर्तोतकों को सतही निर्जीवीकरण से पूर्व नल के नीचे बहते हुए जल में 20 की सहायता से प्रक्षालित किया जाता है। 20 जो है वो एज अ अपमार्जक यहाँ काम कर रहा है और वो क्या करेगा, कर्तोतक को साफ करने का कार्य करेगा, जिससे उनकी सतह पर उपस्थित मिट्टी के कणों एवं सूक्ष्म जीवों को हटाया जा सके। एक तरीके से हमने उसका सतही निर्जीवीकरण कर लिया, उसका उपचार कर लिया, जिससे कि उसमें अगर कोई मिट्टी का कण, कोई धूल का कण या फिर उसमें कोई सूक्ष्म जीव है तो उसे हम पूरी तरीके से हटा देंगे और कर्तोतक को बिल्कुल साफ कर लेंगे। ठीक है, यह प्रक्रिया कर्तोतक का पूर्व उपचार कहलाती है। पूर्व उपचार मतलब कि हम उसका पहले ऊतक संवर्धन करने वाले हैं, उससे पहले हमने अगर उसको पूरी तरीके से उपचारित कर लिया है, जिससे कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रोग या कमी न रहे। फिर बात करते हैं कर्तोतक का सतही निर्जीवीकरण। विभिन्न प्रकार के सतही निर्जीवीकरण कारकों जैसे कि मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, इथेनॉल, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, ब्रोमीन व क्लोरीन जल आदि द्वारा चयनित कर्तोतकों को लेमिनार एयर फ्लो बेंच पर उपचारित किया जाता है। यानी कि ये सभी जो कारक हैं ये निर्जमी कारक हैं और क्या करेंगे, उसे सतही रूप से अगर उसमें कोई सूक्ष्म जीव है किसी प्रकार का तो उसको पूरी तरीके से अलग या साफ कर दिया जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, कर्तोतक का सतही निर्जीवीकरण कहलाएगा। फिर बात करते हैं, ये तो हमारा था शून्य चरण। शून्य चरण को दो भागों में बांटा था हमने। पहला था कर्तोतक का चयन व पूर्व उपचार और दूसरा था कर्तोतक का सतही निर्जमीकरण। अब बात करते हैं इसके प्रथम चरण की। हमने कर्तोतक चयन कर लिया, उसका सतही निर्जमीकरण कर लिया। अब जो प्रथम चरण है उसमें हम क्या करेंगे, सतही निर्जमीकृत कर्तोतकों को संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित कर संवर्धन कक्ष में रखा जाता है। हमने संवर्धन माध्यम का प्रयोग करा। संवर्धन माध्यम क्या होता है, रासायनिक पदार्थों युक्त वह माध्यम जिसमें क्या करेगा, वो ऊतक वृद्धि करेगा, गुणन करेगा या फिर उसमें क्या होंगे संवर्धन, जिस कर्तोतक का हमें संवर्धन करना है उसे हम संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, संवर्धन कक्ष में रख देंगे। संवर्धन कक्ष में इनसे कैलस अथवा अंग जनन प्रारंभ होता है। कैलस क्या होता है हमने पढ़ा था, यानी कि जब ऊतक संवर्धन के लिए जो कर्तोतक काम में लिया जा रहा है वो जब क्या करेगा, विभाजन करेगा, विभेदन करेगा तो एक असंगठित कोशिकाओं का समूह बनाता है। उस असंगठित कोशिकाओं के समूह को हमने क्या नाम दिया, कैलस नाम दिया। तो अब जब संवर्धन कक्ष में इसको स्थापित कर दिया जाएगा कर्तोतक को, तो वो कैलस अथवा अंग जनन प्रारंभ कर देगा।
ठीक है, फिर बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण में क्या होगा, स्थापित संवर्धनों को नए पोषक माध्यम पर स्थानांतरित कर गुणन करना। अब जैसे ही वो कैलस में परिवर्तित हो जाएगा, उसको हम नए पोषक माध्यम में रख देंगे, जिससे कि वो और अच्छे से गुणन कर सके और बहुत सारी कोशिकाओं का समूह हमें मिल सके। जिस पादप भाग की हम उत्पत्ति करना चाह रहे हैं, उस पादप भाग के लिए जो आवश्यक उसके लिए एंजाइम्स हैं, जो कारक हैं, वो उस माध्यम में डाल दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं तृतीय चरण की। तो संपूर्ण पादप का पुनरुद्भवन होता, यानी कि जो हमने जो कर्तोतक लिया है, उस एक छोटे से भाग के माध्यम से एक संपूर्ण पादप का पुनः निर्माण हो जाता है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, पुनः निर्मित होना, यानी कि उस कर्तोतक के माध्यम से पूरा पादप दोबारा बन जाता है। फिर बात करते हैं चतुर्थ चरण की। ऊतक संवर्धन द्वारा विकसित पादपों का दृढ़ीकरण एवं वातानुकूलन। अब जो हमें पादप प्राप्त हुआ है, उस विकसित पादप को क्या कर दिया जाएगा, अनुकूल वातावरण में छोड़ दिया जाएगा या फिर रख दिया जाएगा, जिससे कि जो हमें जिस पादप की हमें प्राप्ति करनी थी, वो पादप हमें प्राप्त हो जाए। तो ये एक सामान्य चरण है। किसी भी कर्तोतक का किसी भी प्रकार से हमको ऊतक संवर्धन करना है, तो इन चरणों के माध्यम से, इन चरणों को की सहायता से हम उसका ऊतक संवर्धन कर सकते हैं। एक बार इसको लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं संवर्धन के प्रकारों की, यानी कि ऊतक संवर्धन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला है कैलस संवर्धन, दूसरा है अंग संवर्धन, तीसरा है भ्रूण संवर्धन, चौथा परागकोश तथा परागकण संवर्धन, पांचवा कोशिका निलंबन संवर्धन और छठा है द्विजीद्रव्यक संवर्धन। यानी कि जब कैलस की सहायता से संवर्धन होगा तो कैलस संवर्धन होगा, अंग किस पादप के किसी अंग की सहायता से होगा तो अंग संवर्धन, भ्रूण से होगा तो भ्रूण संवर्धन, इस प्रकार के संवर्धन होंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम कैलस संवर्धन, यानी कि इसमें हम पहले कर्तोतक लेंगे। कर्तोतक को संवर्धन माध्यम में रखने पर इसको किसमें परिवर्तन होगा, कैलस में। और वो कैलस से हम क्या करेंगे, पादप का निर्माण करेंगे। पहले बात करते हैं कैलस संवर्धन हेतु पौधे के किसी भाग का कर्तोतक के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले कर्तोतक लिया हमने अभी चरण पढ़े थे ऊतक संवर्धन के। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें कर्तोतक का चयन करना है। प्रयोग और आवश्यकता और उद्देश्य के आधार पर हमको क्या करना है, सबसे पहले कर्तोतक का चयन करना है। जिस उद्देश्य के हिसाब से हम प्रयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने उसको कर्तोतक का चयन कर लिया। अब उसे हम क्या करेंगे, चयन करने के बाद उसको निर्जीवीकरण करेंगे, सतही निर्जीवीकरण करेंगे। सतही निर्जीवीकरण करने के पश्चात उसका हम क्या करेंगे, उसे हम संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देंगे। संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करने पर वो जो कर्तोतक है उसमें विभाजन होना शुरू होगा। विभाजन शुरू होने से एक असंगठित कोशिकाओं का समूह बनेगा जो कि अनियंत्रित होगा, यानी कि लगातार उसमें विभाजन होता रहेगा। तो वो जो कोशिकाओं का समूह है वो क्या कहलाएगा, कैलस कहलाएगा। यानी कि इस प्रकार के संवर्धन में पादप कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजनों द्वारा अविभेदित, यानी कि सभी कोशिकाएं क्या कर सकती हैं, उस टाइम उसकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सब में क्या पाई जाती है, टोटिपोटेंसी, यानी कि पूर्ण शक्तिता पाई जाती है। अविभेदित कोशिकाओं के समूह अर्थात कैलस का निर्माण करती है। अब ये कैलस का निर्माण हो गया। अब इस कैलस को हम किसमें स्थानांतरित करेंगे, जो हमारा द्वितीय चरण था, नए पोषक माध्यम में उसका स्थानांतरण करेंगे। अब नए पोषक माध्यम में क्या क्या होना चाहिए, पादप वृद्धि नियंत्रकों की उचित मात्रा व ऑक्सीन तथा साइटोकाइनिन्स के संयोगों द्वारा कैलस से जड़, प्ररोह, भ्रूणाभ एवं संपूर्ण पादप विकसित किए जा सकते हैं। अब ये जो हमको नए पोषक माध्यम लेना है, उस पोषक माध्यम में क्या क्या होना चाहिए, उसके पादप वृद्धि नियंत्रकों की उचित मात्रा होना चाहिए। सबसे मेन है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ये ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ही है
जिनकी वजह से कर्तोतक से जो कैलस बना है उस कैलस से वो पादप का निर्माण होगा। यानी कि हमें जिस पादप अंग का यानी जिस पादप का निर्माण करना है उसका जो निर्णय है वो ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस पर निर्भर करता है। ठीक है। कैलस से पादपों का पुनर्जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। दो विधियां हैं, अंगोद्भवन और दूसरा है कायिक भ्रूणोद्भवन। अंगोद्भवन को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस और कायिक भ्रूणोद्भवन को कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस। अब बात करते हैं अंगोद्भवन और कायिक भ्रूणोद्भवन कहते किसे हैं। तो अंगोद्भवन का मतलब है कि कैलस से जो हमने कैलस प्राप्त किया है उस कैलस से अगर जड़ प्ररोह आदि का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंगोद्भवन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंगोद्भवन। यानी पादप के किसी भाग का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंगोद्भवन कहेंगे। और यदि जो कैलस हमने लिया है उस कैलस से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है यानी पादप के किसी भाग से हमने जो कैलस प्राप्त किया है उससे अगर हम भ्रूण का निर्माण कर रहे हैं तो वो कैसा भ्रूण कहलाएगा, कायिक भ्रूण कहलाएगा। और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, कायिक भ्रूणोद्भवन कहलाएगी। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अंगोद्भवन की। तो हमने कहा अंगोद्भवन यानी अंग जनन हो रहा है, एक तरीके से अंग बन रहा है, पादप का कोई अंग बनेगा, जड़ है, प्ररोह है, वो अंग इससे बनेगा, कैलस से बन जाएगा। लेकिन वो बनता किससे है, ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस की सहायता से। ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस का जो अनुपात होता है उस पर अंग जनन की प्रक्रिया निर्भर करती है। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस का जो अनुपात है वो उच्च लिया जाता है तो जड़ का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहेंगे, जड़ जनन। और अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस का अनुपात कम लिया जाता है तो प्ररोह का निर्माण होता है जिसे हम कहेंगे प्ररोह जनन। ठीक है। यानी कि ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस है, उसके बाद रासायनिक पदार्थ है, कर्तोतक का प्रकार है कि कर्तोतक हमने किस प्रकार का लिया है, उस प्रकार के आधार पर जड़ जनन और प्ररोह जनन की प्रक्रिया होगी। अंग का निर्माण हो रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, अंगोद्भवन कहेंगे। बात करते हैं कायिक भ्रूणोद्भवन की। तो कायिक भ्रूणोद्भवन में पादप के किसी भी कायिक भाग से भ्रूण की उत्पत्ति होती है। अब ये जो भ्रूण है वो द्विगुणित भी हो सकता है और अगुणित भी हो सकता है। ये द्विगुणित और अगुणित किस पर निर्भर करेगा, जो हमने कर्तोतक वाला भाग लिया है वो अगर द्विगुणित है तो कायिक भ्रूण भी द्विगुणित होगा, और अगर वो अगुणित है तो कायिक भ्रूण भी अगुणित होगा। ये पूरा अपने मतलब जो कर्तोतक वाला भाग है उसके ऊपर डिपेंड यानी निर्भर करता है। ठीक है। कायिक भाग से उत्पत्ति हो रही है भ्रूण की, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया, कायिक भ्रूणोद्भवन नाम दिया। एक बार इसे उतार लेंगे। अंगोद्भवन कोशिकाओं के असंगठित समूह कैलस से विभेदन की प्रक्रिया द्वारा पादप अंग जैसे कि जड़, प्ररोह, कलिका आदि का विकास होना अंग जनन अथवा अंगोद्भवन कहलाता है। कैलस से जड़ों का विकास जड़ जनन तथा प्ररोह का विकास प्ररोह जनन कहलाता है। जड़ व प्ररोह जनन ऑक्सिन साइटोकाइनिन अनुपात, संवर्धन माध्यम की भौतिक अवस्थाओं, रासायनिक संगठन तथा कर्तोतक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन के उच्च अनुपात पर जड़ जनन व निम्न अनुपात पर प्ररोह जनन होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया अंगोद्भवन। फिर बात करें कायिक भ्रूणोद्भवन की। जब भ्रूण का निर्माण कायिक ऊतकों की कोशिकाओं से होता है तब भ्रूण जनन की प्रक्रिया कायिक भ्रूणोद्भवन कहलाती है। भ्रूण अगुणित तथा द्विगुणित होना उस कोशिका पर निर्भर करता है जिससे इनका विकास हुआ है। सर्वप्रथम विनर्ट व स्टीवर्ट ने गाजर यानी कि ड्रोकस कैरोटा इसका वैज्ञानिक नाम है कि कैलस व निलंबन संवर्धन द्वारा कायिक भ्रूणों का संवर्धन किया था। तो हमने आज ऊतक संवर्धन के चरण पढ़े, फिर हमने संवर्धन के प्रकार पढ़े। संवर्धन के प्रकार में हमने कैलस संवर्धन पढ़ा। कैलस संवर्धन में दो विधियां थी, अंगोद्भवन और कायिक भ्रूणोद्भवन, इसके बारे में हमने पढ़ा।
नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका अगला टॉपिक है संवर्धन का वो पढ़ेंगे। थैंक यू।